अब हम बात करेंगे रेडियल टनल सिंड्रोम में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और सबसे ज्यादा खतरा किन में है, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। तो बात करते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। जब रेडियल टनल सिंड्रोम में रेडियल नस दब जाती है रेडियल टनल के वहां पर रेडियल टनल पाया जाता है हमारे कोनी के पास में और ये एक तरह का सुरंग होता है। तो खास तौर पर इसमें पेशेंट को दर्द होता है ऊपर के भाग में। रेडियल टनल सिंड्रोम में पेशेंट का सबसे मुख्य लक्षण होता है हाथों में दर्द होना और साथ ही साथ कमजोरी आना। तो अगर जब रेडियल नस का कंप्रेशन हो जाता है इस वजह से रिस्ट ड्रॉप की भी दिक्कत देखने को मिलती है, जिसमें हाथ जो है वो नीचे की तरफ, कलाई जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है और रिस्ट जो है, कलाई जो है वो उठ नहीं पाती है, क्योंकि रेडियल नस का काम है एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करना। तो जब एक्सटेंसर मसल्स का मूवमेंट ही नहीं होगा, यानी जब एक्सटेंसर मसल्स जो हमारी कलाई को पीछे ऊपर लाने में मदद करती है, जब यही मूवमेंट रुक जाएगा और ये इस नस की वजह से, दबने की वजह से, तो हाथ जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, हमारी कलाई नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी और उठेगी नहीं। तो इसे कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो रेडियल नस के दबने से रिस्ट ड्रॉप भी हो सकता है पेशेंट को। साथ ही साथ इस हिस्से में सबसे ज्यादा पेशेंट को दर्द होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं रेडियल टनल जब सिंड्रोम होता है तो उसमें कहाँ पेशेंट को सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है ऊपर के भाग में, कोहनी से नीचे और कलाई से ऊपर, यानी इस बीच वाले पार्ट में और ऊपर वाले भाग में दर्द होता है पेशेंट को, यानी हाथ के पीछे वाले हिस्से में, बैक ऑफ द हैंड में दर्द होता है। और इतना तेज का दर्द होता है कि पेशेंट को मूवमेंट में दिक्कत आती है। साथ ही साथ पेशेंट को हाथों में उंगलियों तक झंझनाहट, सूनापन महसूस होता है, मांसपेशियों की कमजोरी होती है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि ये एक्सटेंसर्स और सुपाइनेटर मसल्स को सप्लाई करती है हमारी रेडियल नस। तो जब रेडियल नस ही दब जाती तो जो हमारा एक्सटेंसर मसल्स है, जो भी हमने मसल्स की बात करी थी मांसपेशियों की, उनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उनमें कमजोरी हो जाती है, जिस वजह से हमारे हाथों का मूवमेंट नहीं हो पाता और रेंज रुक जाती है। पेशेंट को कुछ भी उठाने में दिक्कत आती है, यानी कोई भी चीज जैसे ग्लास उठाना या बॉटल उठाना या फिर बॉल उठाना, तो पेशेंट की ग्रिपिंग सही से नहीं होती और हाथों से सामान गिर जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को कुछ भी सामान उठाने में दिक्कत होती है, जमीन से सामान, कुछ भी छोटा मोटा सामान उठाने में, तब भी पेशेंट के हाथ कपकपाने लगते हैं, जिसे हम दूसना कहते हैं, कपकपाना कहते हैं, उस तरह से हो जाती है। ये मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। साथ ही साथ सूजन आ जाती है कोनी वाले हिस्से में पेशेंट को, और टाइटनेस नजर आती है, टाइट पॉइंट से टेंडर पॉइंट नजर आता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेंथनिंग है आर्म की, फोरआर्म की, कलाई की, हाथों की, उसमें सब कमजोरी आ जाती है और मूवमेंट सही से नहीं हो पाता। पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। साथ ही साथ हाथों में झंझनाहट, सूनापन, जैसे सुई चुभ रही है, चींटी चल रही है, पिन चुभ रही है, वैसा महसूस होता है। और साथ ही साथ पेशेंट का जो कोहनी का बाहर वाला हिस्सा है, लेटरल एस्पेक्ट, उसमें दर्द होता है और हाथों में दर्द होता है पूरे ऊपरे वाले भाग में, यानी हाथों में पीछे वाले हिस्से में बहुत तेज का दर्द होता है। अब बात करते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम का कैसे पता किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता कर सकते हैं। जो आपके डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, पहले आपसे पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको पहले कोई फ्रैक्चर हो गया है, चोट लगी है हाथों में, कोई भी XYZ कोई बीमारी हुई है। रिसेंट हिस्ट्री आपसे पूछते हैं, आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं, आपको रिसेंटली कोई बीमारी है, डायबिटीज है या फिर थायराइड की बीमारी है, कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई भी कोई बीमारी है और आप उसका दवाई ले रहे हो, ये पूछते हैं। फिर आपका एग्जामिनेशन करते हैं, आपके आर्म का मूवमेंट चेक करते हैं, आपका फोरआर्म का मूवमेंट चेक करते हैं, आपकी कलाई का मूवमेंट चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपकी MMT मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं। साथ ही साथ आपका स्वेलिंग वाला पार्ट देखते हैं कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्वेलिंग है और किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पेशेंट को दर्द है, आगे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में, इससे पता करते हैं। फिर आपका जो टाइटनेस वाला हिस्सा है, टेंडरनेस जहाँ हुआ है, जहां बहुत ज्यादा टाइट महसूस हो रहा है, वो चेक करते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे दर्द से रिलेटेड। फिर आपसे आपका काम पूछते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है,
अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में काम करते हैं तो उससे भी पता कर सकते हैं। तो इन सब से पता करते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम के बारे में। फिर एक टेस्ट होता है जो फिजिकल रेजिस्टेंस है, इसमें आपका जो भी रेडियल नस जिन जिन मांसपेशियों को सप्लाई करती है, जैसे हमारे एक्सटेंसर ग्रुप्स को सप्लाई करती है और सुपाइनेटर मसल्स को, तो इन मसल्स के मूवमेंट को में अगेंस्ट रेजिस्टेंस करके चेक करते हैं। यानी जैसे हमारी कलाई को उठाना, तो हाथों पे 2 उंगली रख के या फिर हाथों को रख के प्रेशर देते हैं ऊपर की तरफ, और आपको अपना मूवमेंट करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगेंस्ट रेजिस्टेंस करना है। तो अगर आपका मूवमेंट सही से नहीं हो पा रहा, आपको तेज का दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रेडियल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है। फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जैसे नर्व कंडक्शन टेस्ट, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी कौन सी नस दबी है और किस कारण की वजह से ये बीमारी हुई है। फिर ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम से भी पता करते हैं आपकी नस के और आपकी मांसपेशियों के फंक्शंस के बारे में। साथ ही साथ एक्सरे से पता करते हैं कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर आपको आर्थराइटिस बोन स्पर्स तो नहीं है, तो फ्रैक्चर या हड्डी में कोई दिक्कत डिसलोकेशन तो नहीं है, इसका पता करते हैं। अब रेडियल टनल सिंड्रोम होने का सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों में देखने को मिलता है? तो जो पेशेंट्स 35 से 65 की एज के हैं और इससे ऊपर की एज में, उनको सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम का। साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये दिक्कत देखने को मिलती है। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, गोल्फ प्लेयर्स होते हैं, जिनका बार बार रिस्ट का मूवमेंट होता है, कलाई का ट्विस्टिंग वाला मूवमेंट होता है, जब वो रिपीटेड ओवर यूज मूवमेंट करते हैं, अगर जो ऐसा काम करते हैं, ऐसा ऑक्यूपेशन में जो घंटों लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो जब लगातार वो एक ही एक मूवमेंट होता है, ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी रेडियल नस दब सकती है, और इन लोगों में सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। फिर जो लोग रिपीटेड रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, खास तौर पर रोटेशन ज्यादा करते हैं अपने हाथों का, यानी हाथों को सीधा करना फिर मोड़ना, पूरा सीधा करना और पूरा मोड़ना, तो जब ये बार बार मूवमेंट होता है तो इनको खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अपने आर्म को, रिस्ट को, फोरआर्म को फ्लेक्सिबल नहीं रखते, स्ट्रेंथनिंग में नहीं रखते, और पुअर सपोर्ट से पुअर अपने आर्म को रखते हैं, यानी सही से मूवमेंट नहीं करते हैं डेली और बहुत ज्यादा ओवर यूज ही मूवमेंट करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। जिनको डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियाबाई जिसे कहते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जिसको, या फिर इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। साथ ही साथ जिनका पहले कोई फ्रैक्चर हो रखा, आर्म की हड्डी का, फोरआर्म की हड्डी का, कलाई की हड्डी का, तो जिनका कोहनी के पास में कहीं फ्रैक्चर हो रखा है, डिसलोकेशन हो रखा है, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। या फिर जिनको ट्यूमर हो रखा है पहले से, या गैंग्लियॉन्स बन रखे हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन रखे हैं, पानी के जो होते मास लम्प्स वो बन रखे हैं आर्म में, तो नस पे प्रेशर पड़ने की वजह से इनको सबसे ज्यादा खतरा है रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। फिर जिनका हड्डी का फ्रैक्चर की वजह से सूजन नहीं गई, या फिर पानी भरा हुआ है आर्म में, जिस वजह से इनको खतरा है। साथ ही साथ अगर आपकी रेडियल नस ही में ही इन्फ्लामेशन हो रखी है, कोई दिक्कत आ रखी है, चोट लग रखी है, या फिर आपके फोरआर्म पे कोई किसी ने डायरेक्ट चोट पहुंचा दी है, तो आपको खतरा है, इनको खतरा है सबसे ज्यादा रेडियल टनल सिंड्रोम होने का। तो ये हमने बात करी है रेडियल टनल सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में, इसका कैसे पता किया जाता है, इसका डायग्नोसिस, और साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर्स यानी खतरा और रिस्क सबसे ज्यादा किन में देखने को मिलता है। अब इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेडियल टनल सिंड्रोम के इलाज के बारे में, इसमें क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।